MS एक्सेल में हम लॉजिकल फंक्शंस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम MS एक्सेल का एक बहुत ही बढ़िया लॉजिकल फंक्शन स्विच फंक्शन समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इफ्स फंक्शन को समझा था। मैंने आपको बताया था कि इफ्स फंक्शन ऑल्टरनेटिव है नेस्टेड इफ फार्मूला का। नेस्टेड इफ फार्मूला में जब नंबर ऑफ कंडीशंस इंक्रीज हो जाती हैं, नंबर ऑफ इफ्स इंक्रीज हो जाती हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में वो फार्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है उस फॉर्मूला को लिखना और उससे रिजल्ट लेना। साथ ही साथ उसमें एरर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमने इफ्स फंक्शन का यूज करना स्टार्ट किया था। उसे कैसे यूज करना है लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में समझा था। इस लेक्चर में हम स्विच फंक्शन को समझेंगे और स्विच फंक्शन भी इफ्स फंक्शन की तरह ही नेस्टेड इफ फार्मूला का ऑल्टरनेटिव है और एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। अगर हमारे पास पहले से ही इफ्स फंक्शन मौजूद है तो हमें स्विच फंक्शन की क्या जरूरत है। इस लेक्चर में हम स्विच फंक्शन को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि इफ्स फंक्शन में और स्विच फंक्शन में डिफरेंस क्या है। अभी आप अपने सामने एक वर्कशीट देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए स्विच फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। स्विच फंक्शन दरअसल कंपेयर करता है एक एक्सप्रेशन को लिस्ट ऑफ वैल्यूज से और रिटर्न करता है रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू। यानी इसके पास एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को ये वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा और अगर इसको एग्जैक्ट मैच मिलता है तो ये आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये उस एक्सप्रेशन को सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा और अगर एग्जैक्ट मैच मिलता है तो ये आपको रिजल्ट देगा। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो ये एक्सप्रेशन को थर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा एंड सो ऑन। और अगर इसको रिजल्ट मिलता ही नहीं है, यानी अगर आपका एक्सप्रेशन किसी वैल्यू के साथ मैच नहीं करता, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू को ही एज ए रिजल्ट देगा, लेकिन वो एक ऑप्शनल वैल्यू होगी, यानी वो एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसके सिंटेक्स में यानी स्विच फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट हम 4 आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। पहला आर्गुमेंट है एक्सप्रेशन, दूसरा आर्गुमेंट है वैल्यू, तीसरा आर्गुमेंट है रिजल्ट और चौथा आर्गुमेंट है डिफॉल्ट। तो इस तरह से इसके अंदर 4 आर्गुमेंट्स को पास किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वर्कशीट पर चलते हैं और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं और यहाँ पर मुझे इनके कोड्स चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 100 कोड आए, फर्नीचर के लिए यहाँ पर 200 कोड आए, क्लोथिंग के लिए 300, बुक्स के लिए 400, टॉयज के लिए 500 और जब ग्रोसरी आए तो वहां पर नॉट इन द लिस्ट लिखा हुआ आ जाए। ये मैं चाहता हूं और मैं इस काम को नेस्टेड इफ से भी कर सकता हूं और इफ से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसे स्विच फंक्शन से करूंगा। अगर इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने मेरे नेस्टेड इफ या इफ्स फंक्शन के लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इफ्स फंक्शन को समझें, नेस्टेड इफ को समझें, उसके बाद इस पर्टिकुलर लेक्चर पर आए। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर लिखें इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर स्विच लिखें। जैसे ही आप स्विच लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न द रिजल्ट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू। ये देखिए यहाँ पर बार बार मैचिंग वैल्यू कहा जा रहा है। अब ये मैचिंग वैल्यू क्यों कहा जा रहा है? क्या स्विच फंक्शन सिर्फ एग्जैक्ट मैच की को ही फाइंड करता है? क्या ये फॉर्मूला सिर्फ एग्जैक्ट मैच के लिए ही काम करता है? तो जी हाँ, स्विच फंक्शन एग्जैक्ट मैच को ही फाइंड करता है। एग्जैक्ट मैच को फाइंड करके ही आपको रिजल्ट देता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ स्विच फंक्शन काम नहीं करता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ भी काम करता है। उसके लिए एक ट्रिक है, वो भी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर वापस आते हैं, टैब को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्गुमेंट्स दिखाई देंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन है, फिर उसके बाद आपको वैल्यू 1 लिखनी है, फिर रिजल्ट 1 आएगा, फिर उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अब हमारा जो डेटा है वो किस सेल में है? इस सेल में है। ये क्या है? सेल B3 है। अब मुझे यहाँ पर B3 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है और कॉमा डाल देना है।
कॉमा डालने के बाद अब मुझे फर्स्ट वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट वैल्यू मेरी है इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं यहाँ पर डबल कोट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करूंगा, कॉमा डालूंगा। अब मुझे वैल्यू लिखनी है। वैल्यू के बाद अब मुझे रिजल्ट लिखना है। अब ये जो रिजल्ट है मैं वहां पर वही रिजल्ट लिखूंगा जो मैं कोड चाहता हूं। मैं यहाँ पर कितना कोड चाहता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, 100 चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर 100 लिख दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर वैल्यू 2 आ गया है। या तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू लिखिए या फिर वैल्यू 2 लिखिए। उस वैल्यू 2 के लिए यहाँ पर रिजल्ट 2 है। यहाँ पर हम लिखेंगे डबल कोट्स में फर्नीचर। यहाँ पर मैंने फर्नीचर लिख दिया है। फर्नीचर लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करेंगे, कॉमा डालेंगे, 200 लिख देंगे। 200 क्या है, रिजल्ट है जब फर्नीचर होगा, इसमें B3 में, यानी उसमें जिस सेल के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स में हम यहाँ पर क्लोथिंग लिखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लोथिंग लिख दिया। डबल कोट्स को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कितना कोड चाहते हैं, एज ए रिजल्ट 300 चाहते हैं, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स में यहाँ पर बुक्स लिख देंगे। बुक्स लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर 400 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। डबल कोट्स में यहाँ पर हम टॉयज लिख देंगे। डबल कोट्स को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर 500 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पर ग्रोसरी के लिए लिखना है अननोन कैटेगरी। मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पर अननोन कैटेगरी लिख दूंगा। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। ये काम हम इफ्स फंक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन इफ्स फंक्शन से ये काम करना थोड़ा मुश्किल होता। मुश्किल नहीं मतलब थोड़ा फॉर्मूला लेंथी हो जाता, क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ता। B3 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, B3 इज इक्वल टू फर्नीचर, B3 इज इक्वल टू क्लोथिंग, B3 इज इक्वल टू बुक्स। ये हमें बार बार लिखना पड़ता, क्योंकि अगर आपने वो फॉर्मूला किया हुआ है इफ्स का तो आपको पता है कि हमें बार बार ये लिखना पड़ता है। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ B3 लिखा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स 100। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू है। रिजल्ट क्या है, 100 है। फर्नीचर क्या है, वैल्यू है। 200 क्या है, रिजल्ट है। क्लोथिंग क्या है, वैल्यू है। 300 क्या है, रिजल्ट है। अननोन कैटेगरी जो लास्ट में आया है वो क्या है, वो डिफॉल्ट वैल्यू है, जो डिफॉल्ट रिजल्ट कह लो चाहे डिफॉल्ट वैल्यू कह लो। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए बहुत बढ़िया फॉर्मूला यहाँ पर लग के आ गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। अब ये जो एग्जांपल है यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90 से ज्यादा हैं तो उसे ए ग्रेड दिया जाए। किसी के मार्क्स 80 और 89 के बीच में हैं तो उसे बी ग्रेड दिया जाए। 70 और 79 के बीच में है तो उसे सी ग्रेड दिया जाए। 60 और 69 के बीच में है तो उसे डी ग्रेड दिया जाए। और अगर उसके मार्क्स 60 से भी कम है तो उसे एफ ग्रेड दिया जाए। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला या ये फंक्शन या ये रिजल्ट हम गेट कर सकते हैं कैसे, अगर हम नेस्टेड इफ का यूज करें या फिर हम इफ्स का यूज करें। लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम स्विच फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर आपको स्विच लिखना है। अब एक छोटी सी ट्रिक आपको यहाँ पर करनी है। आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह पर ट्रू लिख देना है। यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। एक्सप्रेशन में क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वैल्यू 1, यहाँ पर अब वैल्यू देनी है। अब यहाँ पर वैल्यू की जगह पर हम लॉजिकल टेस्ट लगा देंगे, कंपैरिजन का फॉर्मूला लगा देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर यहाँ पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए ए ग्रेड, कॉमा लगाएंगे। फिर से E2 लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर 80 लिख देंगे। और अगर 80% से ज्यादा मार्क्स हैं तो क्या करें, 80 और 89 के बीच में है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर बी ग्रेड आना चाहिए, कॉमा लगाएंगे। फिर से E2 लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। डबल कोट्स में यहाँ पर सी लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर से E2 लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखने के बाद 60 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर डबल कोट्स में डी लिख देंगे। डबल कोट्स को बंद कर देंगे। डबल कोट्स को बंद करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर डबल कोट्स में एफ लिख देंगे। डबल कोट्स को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। अब ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है ये स्विच फॉर्मूला है और ये काम इफ्स से भी किया जा सकता था। और ये देखिए यहाँ पर मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन एक तरह से एक्सप्रेशन ही लिख रहा हूँ, एक तरह से मैं लॉजिकल टेस्ट बार बार लगा रहा हूँ। और अगर मुझे लॉजिकल टेस्ट ही बार बार लगाने हैं तो इसमें स्विच की क्या ब्यूटी हुई, ये काम तो इफ से भी हो सकता था। इसलिए अगर आपको यहाँ पर इस तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशंस लगाने पड़ते हो
या यूं कहें कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगाने पड़ते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इफ्स का ही यूज करें, आप स्विच का यूज ना करें। अगर आपको स्विच का यूज करने की आदत है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इफ्स फंक्शन जो है वो बेटर है, क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच के लिए भी काम करता है और वो लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए भी काम करता है। लेकिन स्विच फंक्शन सिर्फ एग्जैक्ट मैच के लिए ही दरअसल बनाया गया है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसने इफ्स की कॉम्प्लेक्सिटी और नेस्टेड इफ की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को रिमूव किया है एग्जैक्ट मैच के केस में। तो जब भी कभी आपके पास एग्जैक्ट मैच हो तो बढ़िया यही है कि आप स्विच फंक्शन का यूज करें, और जब भी कभी आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है तो आप इफ्स फंक्शन का यूज करें। तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये रिजल्ट भी हासिल कर लिया है। और अगर आपने इफ्स फंक्शन को नहीं समझा और डायरेक्टली यहाँ पर आ गए हैं, तो पहले आप इफ्स फंक्शन को जरूर समझें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्विच फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।